फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। और आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ था। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सामाजिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, यहाँ की सोसाइटी कैसी थी, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का राजनैतिक व्यवस्था कैसा था। राजनैतिक व्यवस्था। इसके बाद आज के इस लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक व्यवस्था के बारे में भी चर्चा करेंगे। आर्थिक व्यवस्था। इसके बाद हम लोग सिंधु घाटी क्षेत्र के धर्म के बारे में जानेंगे कि यहाँ का धार्मिक व्यवस्था कैसा था, ये कैसे ईश्वर को मानते थे। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता का नगर योजना के बारे में जानेंगे कि यहाँ की नगर योजना को क्यों इतना सुव्यवस्थित कहा जाता है, आखिर क्या रीजन थे। इसके बारे में जानने के बाद कुछ और पॉइंट पे जानेंगे, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मृद भांड मिले हैं। अब ये क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में सिंधु घाटी सभ्यता का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि आज से बेहतर उस समय कैसे साइंस था और कैसे इतना सुव्यवस्थित एक नगर योजना उन्होंने बनाया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। साथ में सीले के बारे में जानेंगे। सीले भी कहते हैं या फिर इसको मुहरे, ठीक है, ये भी कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, जो कि एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इससे क्वेश्चन आने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषता है, इसके बारे में जानेंगे। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण जानेंगे कि आखिर क्यों इतना अच्छा साम्राज्य का पतन हो गया, इसके बारे में जानेंगे। और कुछ मेन स्थल के बारे में हम लोग फोकस करेंगे, जैसे कि हड़प्पा हो गया। हड़प्पा कहाँ से मिला, क्या क्या वहाँ से मिला, इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। साथ में मोहनजोदड़ो, इसे मोहनजोदारो भी कहा जाता है, मोहनजोदड़ो। कालीबंगा हो गया, कालीबंगा स्थल के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ लोथल के बारे में भी जानेंगे। और लास्ट में हम लोग स्थलों का उत्खनन के बारे में जानेंगे कि ये जो कई प्रकार के स्थल मिले हैं, इसका उत्खनन किसने किया था, तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। साथ में डेट भी जानेंगे। और लास्ट में आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसे आप कमेंट में लिख के दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार से। तो सबसे पहले अगर विस्तार का बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था, ये उत्तर में मांडा से लेके दक्षिण में दैमाबाद तक था। ठीक है, अगर कहा जाए तो उत्तर में आ जाएगा, जैसे कि मैप के माध्यम से समझिए। यहाँ पे क्या हो गया कि अगर इसे नॉर्थ बोला जाए, इधर को साउथ, इधर ईस्ट हो गया और ये आपका वेस्ट हो गया। तो उत्तर में हमें मांडा मिलता है, और ये मांडा कहाँ था, तो जम्मू एंड कश्मीर में। और ये चेनाब नदी के किनारे है। कौन से नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे है। अगर साउथ का बात करें तो साउथ में हमें दैमाबाद मिला है। कौन सा स्थल मिला है, दैमाबाद। और ये दैमाबाद हमें महाराष्ट्र से मिले हैं। आज का वर्तमान क्या है, महाराष्ट्र। ठीक है, और ये हमें प्रवरा नदी से प्राप्त हुए हैं। कौन से नदी से, प्रवरा नदी से। अगर हम लोग ईस्ट में बात करें तो ईस्ट में आलमगीरपुर मिला है, आलमगीरपुर। ठीक है,
और ये यूपी के मेरठ के पास है। कहाँ पे है? तो यूपी के मेरठ के पास। और यह हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी के किनारे है। उसके बाद अगर वेस्ट में कहा जाए तो यहाँ पे बलूचिस्तान आ जाता है। बलूचिस्तान। और यहाँ से मिला है सुत कांगे डोर। सुकांगे डोर। और ये मिला है हमें डास्क नदी पे। कौन सी नदी के किनारे? डास्क नदी के किनारे। तो बारी बारी से मैं इन सभी चीज़ों को पॉइंट बाय पॉइंट बताती हूँ और आप अच्छे से इसे सुनने का प्रयास करें। तो अगर विस्तार का बात किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कुल क्षेत्रफल अगर इसका कहा जाए तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। यह क्षेत्र वर्तमान भारत के क्षेत्रफल का 40% है, जो इस सभ्यता का विशालता को दर्शाता है। यानी इसका विस्तार क्या है? बहुत ही ज्यादा था। इस सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था कैसा था? त्रिभुजाकार। आकार त्रिभुजाकार था। इस सभ्यता का नवीनतम खोजा गया स्थल सिनौली है। सिनौली से सिंधु सभ्यता के काल की तलवारें प्राप्त हुई हैं, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सिंधु निवासी युद्धों से भी प्रचलित थे और यह तलवार कांसे से निर्मित थी। तो अगर हम लोग विस्तार का बात करें तो भव्य विस्तार देखने को मिलता है। अब हम लोग जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था के बारे में कि यहाँ का समाज कैसा था। तो अगर बात किया जाए तो इनका समाज 6 भागों में विभाजित था। पहला पुरोहित वर्ग, दूसरा योद्धा वर्ग, तीसरा व्यापारी वर्ग, चौथा किसान वर्ग, पांचवा कुम्हार वर्ग और छठा श्रमिक वर्ग। सिंधु सभ्यता का समाज मातृसत्तात्मक थे, यानी कि वहां पे माता का ज्यादा वैल्यू होता था। समाज में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। इस सभ्यता के लोग उच्च नगरीय या शहरी जीवन यापन करते थे। इस सभ्यता के लोगों के द्वारा ऊनी एवं सूती दोनों प्रकार के वस्त्र पहने जाते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, यानी कि वो लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे, जैसे आज के समय हम लोग हैं। इनके मनोरंजन के कई प्रकार के साधन थे, जैसे जुआ खेलना। तो आप खुद सोचिए, जुआ आज का नहीं है, प्राचीन काल से ही चलते आ रहा है। शतरंज खेलना, और शतरंज का आविष्कार भी भारत में ही हुआ था। नृत्य करना, शिकार करना और पशुओं को आपस में लड़ाना, ये यहाँ की सामाजिक व्यवस्था थी। इस सभ्यता के निवासी 3 प्रकार से शवों का अंतिम संस्कार करते थे, यानी 3 तरीके से मरे हुए लोगों को मतलब दफनाने का काम करते थे। सबसे पहले पूर्ण समाधिकरण, यानी पूर्ण रूप से शव को दफनाया जाता था। दूसरा होता है आंशिक समाधिकरण, यानी कि पहले जो लाश से पहले शव जो है उसे वन में पशुओं को भोजन के लिए दे दिया गया, और जो थोड़ा भी हड्डी उड्डी बच जाता था उसे फिर वो दफनाते थे। और थर्ड में आता है दाह संस्कार, जिसमें शवों को, लाशों को पूरे रूप से जलाया जाता था। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थे, यानी कि यहाँ अपने एक्सप्रेशन को लोग क्या करते थे? सामने लाते थे। इस लिपि में 250 से 400 प्रतीक प्राप्त हुए हैं। यह लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह लिपि अपठनीय है, यानी कि लिखा हुआ तो है लेकिन क्या लिखा हुआ इसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। उल्लेखनीय है कि यह लिपि पूर्णतः देसी और मौलिक थी। इस लिपि में मछली प्रतीक का उपयोग सबसे अधिक बार किया गया है, तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि उनका मछली से जुड़ाव कुछ ज्यादा होगा। धौलावीरा से हमें सिंधु सभ्यता का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, जिसमें 10 प्रतीक है, वो भी भाव चित्र के। तो आप कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था वर्तमान समय से भी अच्छी थी। अब हम लोग जानते हैं राजनैतिक व्यवस्था, कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनैतिक व्यवस्था कैसी थी। तो सिंधु सभ्यता के राजनैतिक व्यवस्था के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु
इतिहासकार यह मानते हैं कि यहाँ कोई न कोई केंद्रीय सत्ता अवश्य रही होगी। यानी कि लोगों का कहना, इतिहासकारों का कहना है कि यहाँ पे कोई न कोई तो केंद्रीय सत्ता अवश्य रही होगी, क्योंकि बिना कोई पावर जमाए हुए, बिना कोई साम्राज्य का निर्माण किए हुए इतना भव्य नगर का निर्माण कर ही नहीं सकता। तो अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु सभ्यता के शासक पुरोहित वर्ग के ही थे। स्टुअर्ट पीगट के अनुसार, एक इतिहासकार है स्टुअर्ट पीगट, उनके अनुसार इस सभ्यता की दो राजधानियां थी, एक हड़प्पा और दूसरा मोहनजोदड़ो, और दोनों के बीच की दूरी अगर देखा जाए तो तकरीबन 434 किलोमीटर थी। सिंधु सभ्यता के शासक वर्ग के संबंध में सभी लोगों का अलग अलग क्या है सिद्धांत है। तो जैसे डीडी कोसाम्बी जी और पीगट जी का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में पुरोहित वर्ग का ही बोलबाला था, लेकिन रामशरण शर्मा जी का कहना है कि नहीं, पुरोहित वर्ग का तो काम पूजा पाठ करना है, यहाँ पे व्यापारी वर्ग का बोलबाला रहा होगा। मैके जी का कहना है कि नहीं, प्रतिनिधि शासक होगा, यानी कोई ना कोई वहां पे प्रतिनिधि होगा जो सभी लोगों को कंट्रोल कर रहा होगा। तीसरे आते हैं, वो बोलते हैं हंटर, यानी कि उनका कहना है कि नहीं, यहाँ पे जनता का बोलबाला था, यानी डेमोक्रेसी थी, जनतंत्रात्मक थे। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग विचार है। अब हम लोग जानते हैं आर्थिक व्यवस्था, कि सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक व्यवस्था कैसा था। तो सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था, जबकि द्वितीय व्यवसाय व्यापार था। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था कृषि, उद्योग और पशुपालन पर ही निर्भर थी। इस क्षेत्र की भूमि उपजाऊ होने के कारण कृषि में उत्पादन अधिक होता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता, ये नदी के किनारे थी, इसीलिए यहाँ की भूमि बहुत ही ज्यादा उपजाऊ थी। एक ही यहाँ की मुख्य फसलें थी, जैसे कि जौ हो गए, चावल हो गए, गेहूं, कपास, तरबूज, नील, सरसों, ज्वार, मटर यहाँ की प्रमुख फसलें होती थी। अगर बात किया जाए जौ का, तो जौ पहला अनाज था जिसे मनुष्य ने प्रयोग किया था, और इस पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद सबसे पहला अनाज जौ ही मनुष्यों ने खाया था। सिंधु सभ्यता के निवासियों ने संसार में पहली बार कपास का उत्पादन किया था। सिंधु सभ्यता में किसी सिक्के का साक्ष्य नहीं प्राप्त होता, यानी आप कह सकते हैं कि वहां के लोग बार्टर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय का ये प्रयोग करते होंगे। और सिंधु सभ्यता का सबसे प्रिय, सबसे पवित्र पशु का बात किया जाए तो कुब्बर वाला बैल था, जिस परंतु मोहरों पे एक सींग वाला पशु का ही चित्र मिला है। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी शहरी सभ्यता, और यह सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता कहलाती है। परंतु इन्हें धातुओं का भी ज्ञान था। कांसा तो उन्हें पता था, लेकिन इन्हें कई और धातुओं का भी ज्ञान था, जैसे सोना, चांदी, तांबा हो गया, कांसा हो गया, इन सभी चीजों का भी इन्हें ज्ञान था। इस सभ्यता के लोग गन्ने की कृषि से परिचित नहीं थे, यानी खेतीबाड़ी तो करते थे लेकिन गन्ने की कृषि नहीं करते थे। सिंधु सभ्यता का स्थल धौलावीरा गुजरात से हमें सिंचाई के नहर एवं बांध प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा हम कह सकते हैं कि वहाँ खेती बाड़ी करने के लिए बांधों का, नहरों का प्रयोग किया जाता होगा। और रोजदी से हमें नील प्राप्त हुए हैं, यानी कह सकते हैं कि रोजदी जो गुजरात में है, वहां पे हम लोग नील की खेती करते होंगे। सिंधु सभ्यता का व्यापार दो प्रकार से होता था, एक तो बाह्य व्यापार, दूसरा आंतरिक व्यापार। बाह्य व्यापार अन्य देशों से करते थे, जैसे कि अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, मेसोपोटामिया हो गया। लेकिन आंतरिक व्यापार का बात करें तो हम अपने देश के अंदर ही व्यापार करते थे। जैसे राजस्थान, तो राजस्थान से हम लोग तांबा का लेन देन करते थे, गुजरात से हाथी के दांत का, दक्षिण भारत से सोना, बलूचिस्तान हो गए, सिंध हो गए। यानी कि व्यापार के अंतर्गत हम कुछ वस्तुओं का निर्यात करते थे, तो कुछ वस्तुओं का आयात भी हम लोग करते थे। अगर हम लोग निर्यात की गई वस्तुओं का बात करें तो इसमें नील हो गया, शीशा हो जाएगा, कपास हो गया, ऊन है, बर्तन है।
और जो वस्तु हम आयात करते थे जैसे टी, तो अफगानिस्तान और ईरान से हम लोग टीन लाते थे। राजस्थान से तांबा हो गया। ईरान और अफगानिस्तान से चांदी ले लिए। ईरान और अफगानिस्तान से सीसा का भी लेन देन करते थे। अफगानिस्तान और दक्षिण भारत से सोने का, और ये इराक से लॉज वर्द का, यानी कि कई प्रकार का हम लोग इकोनॉमिकल ग्रोथ भी अच्छे से कर रहे थे। मेसोपोटामिया और सिंधु सभ्यता के बीच व्यापार के लिए दो व्यापार केंद्र थे। पहला दिलमुन, जो आज बहरीन है यानी फारस की खाड़ी में है, और सेकंड हो गया मकरान, ये बलूचिस्तान और ईरान की सीमा पे आपको मिल जाएगा। सिंधु सभ्यता में पशुपालन एक मुख्य विशेषता थी, ठीक है, और ये निम्न पशुओं का भी पालन करते थे, जैसे ऊंट हो गए, सुअर हो गए, भैंस, बिल्ली, भेड़, ये हाथी, कुब्बर वाले बैल, यानी कई प्रकार के जानवरों का भी हम लोग क्या करते थे, पशुपालन किया करते थे। सिंधु सभ्यता के निवासी घोड़े और सिंह से परिचित नहीं थे। यद्यपि घोड़े के साक्ष्य यानी घोड़े के प्रूफ हमें लोथल और सुरकोटरा से तो प्राप्त हुए हैं, परंतु ऐसा हम लोग कह सकते हैं कि घोड़े व्यापार के लिए लाए गए होंगे और वो वहीं पे रह गए होंगे। ये अवशेष हमें 2000 ईसा पूर्व के आसपास के मिले हैं। इनका सबसे प्रमुख पशु अगर कहा जाए तो एक सिंगी पशु था, और इस सभ्यता के सिलों पर एक सिंगी वाले पशु की सबसे ज्यादा आकृति मिली है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था थी। अगर हम लोग धर्म का बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म कैसा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा और व्यक्तिवादी अवधारणा पर आधारित थे। अब ये प्रकृतिवादी अवधारणा और व्यक्तिवादी अवधारणा ये क्या है, तो चलिए इसे भी समझते हैं। ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा कहने का मतलब होता है कि हम प्रकृति के तत्वों को पूजा करते हैं, जैसे सूर्य की पूजा करना, नदी की पूजा करना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, ये सब ईश्वर की प्रकृतिवादी अवधारणा होती है। लेकिन ईश्वर की व्यक्तिवादी अवधारणा कहने का मतलब कि इसमें हम किसी भी व्यक्ति को ईश्वर के रूप में पूजा करते हैं, जैसे पशुपति शिव हो गए, श्री राम हो गए, श्री कृष्ण हो गए, एवं मातृ देवी की पूजा। यानी कि इसमें हम किसी भी व्यक्ति को ही क्या मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं, और उनका पूजा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद होता है अव्यक्तिवादी अवधारणा, यानी कि इसमें निराकार, निर्गुण, निर्विशेष, यानी कि जिसमें कोई आकार न हो, जिसमें कोई गुण न हो, बिना गुण का कोई विशेष न हो, उसका पूजा करना। जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, यानी कि हम बिना कोई विशेषता के उसमें क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बिना कोई लोभ के ही हम उसका क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। उसे कहते हैं अव्यक्तिवादी अवधारणा। जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, मातृ देवी हो गए, कुब्बर वाला बैल जिसे हम लोग बसहा बैल कहते हैं, शिवलिंग, पशुपति शिवलिंग और योनि। इसके बाद हम लोग जानते हैं धर्म में कि ये संसार की एकमात्र ऐसी सभ्यता थी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता संसार की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसमें लिंग और योनि की पूजा का विधान मिलता है। इस सभ्यता में हमें किसी मंदिर के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं। इस सभ्यता में मूर्ति पूजा के पहले साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस सभ्यता से स्वास्तिक चिन्ह की भी जानकारी प्राप्त होती है, जो सूर्य की पूजा से संबंधित होती है। सिंधु सभ्यता की मुख्य देवी मातृ देवी थी। यह संसार की पहली सभ्यता थी जिसमें ईश्वर या देवता को एक ही व्यक्ति के रूप में दर्शाया गया है। मोहनजोदड़ो से हमें एक सील पर पशुपति शिव की आकृति प्राप्त हुई है। पशुपति शिव को निम्न सिंहासन पर बैठाया गया है और ये योगी के मुद्रा में उन्हें दर्शाया गया है। इतिहासकारों ने इसे प्रोटो शिवा यानी आदि शिव भी कहा है। इसके सिर पे अगर कहा जाए तो 3 सिंह हैं, और बाईं ओर कहा जाए तो गैंडा और भैंसा है, और दाईं ओर हाथी और बाघ है, और पैरों के पास 2 हिरण दर्शाए गए हैं, जो कि यूपीएससी के प्री में ये सारे क्वेश्चन ये सब पूछे जाते हैं। मोहनजोदड़ो से उत्खनन में एक स्तूप प्राप्त हुआ है,
और इतिहासकारों के अनुसार यह स्तूप कनिष्क काल का है। यानी कि जो स्तूप मिले हैं मोहनजोदड़ो से उत्खनन में, तो वो मोहनजोदड़ो के समय का नहीं है, वो सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं है, वो कनिष्क का काल का है। लेकिन वो हमें मिला कहाँ से है? तो जब हम लोग मोहनजोदड़ो का खुदाई कर रहे थे उस स्थल का, तब हमें कुछ स्तूप का भी कुछ स्तूप का हमें साक्ष्य मिले थे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे नगर योजना मृगवन, यानी जो बचे हुए पार्ट है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा उतना ही ज़्यादा आपके लिए मैं वीडियो बनाऊंगी।